स्वागत है सभी बच्चों का। आज एक कमेंट आया, खैर वो हंसी वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादा उसको सीरियस नहीं ले रहा। वो लिखा था कि सही माँ गुरुजी 10 नंबर पक्का तो हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। तो वो बात उसकी सही भी है कि 10 नंबर पक्का कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन आत्मविश्वास तो बढ़ाया जा सकता है। भाई जैसे सारे यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर आपको विश्वास ही बढ़ाएंगे, लेकिन ये है भी कि अगर उसको फॉलो कर लिया और उसको समझ लिया तो फिर पक्का भी है। अगर आप सही से लिख देते हो, हेडिंग भी इम्प्रेसिव बना देते हो, कोटेशन भी डाल देते हो, अंडरलाइन भी कर देते हो, तो वो 10 दे भी सकता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। 99% अगर आप अच्छा सा कर जाते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो। फिर भी ये भी कहीं तक सही है कि हो सकता मान लो 10 ना दे, 9 दे दे, लेकिन अब 10 नंबर पक्का इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हर बच्चा जानता है कि 10 नंबर शायद ना मिलेंगे, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते हैं। बाकी ये है कि जिसकी मानना हो भाई उसको फॉलो करो, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा फॉलो करो। या मान लीजिए फिर थंबनेल में ऐसा होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाया ही जाता है, सब लगाते हैं। पता चले आप ऐसा कोई वीडियो थंबनेल देखा जिसमें बहुत कुछ है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर बकवास है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन यहाँ बकवास नहीं है, जो बात बताई है अगर उस तरह फॉलो करते हो तो 10 नंबर आने की उम्मीद है। हाँ ये है कि 10 नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास आ ही सकते हैं, लेकिन जिस तरह का है उस तरह। लेकिन भाई अगर मान लो आपको बात सूट नहीं करती या नहीं मान रहे हो तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि मतलब आप इस तरह से हमारी बात माने। चलिए, कमेंट किया, आपका वेलकम है। इसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा, क्योंकि अब ये थोड़ा लास्ट टाइम है और जो थोड़ा बहुत रह गया है मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर चलते चलते आप ये सारी चीज़ें देख लेते हो तो संभवतः आप कहीं ना कहीं पर उसमें अपनी अप्रोच अच्छी बना लोगे और शायद कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ पेपर में रखी हो। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले कुछ पोइट्री में जैसे कि लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन पर्पज से लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन ही थोड़ा सा टफ रहेगा। हुज लैंग्वेज इज द सन। हालांकि ये पिछले वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और कहा भी था कि इसमें पोएटिक डिवाइस मेटाफोर है। ये सेकंड नंबर पोएम का है। सेकंड नंबर की जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये आपकी लास्ट लाइन है। इसमें अगर पोएटिक डिवाइस आ जाए तो मेटाफोर लिखिए, और अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हिस्ट्री इज देयर्स, हिस्ट्री इज देयर्स whose language has warmth, strength and brightness of the sun। मतलब ये हो गया कि इतिहास वही लोग बनाते हैं, इतिहास उन्हीं का होता है, इतिहास में नाम उन्हीं का अमर होता है, इतिहास में उन्हीं की गाथा गाई जाती है जिनकी भाषा में सूर्य की चमक, शक्ति और गर्मी होती है, अर्थात जिनकी ओजस्वी और तेजस्वी भाषा होती है, कहना वो चाहता है। लेकिन जो स्लम एरियाज के बच्चे हैं वो बिल्कुल ही पिछड़े हैं, दलित हैं, दबे हैं, उनमें कहीं से कोई भी विकास की किरण निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो क्या वे कभी इतिहास का या दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे? कभी स्टीफन स्पेंडर यहाँ पर यह करना चाहता है और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके उद्धार के लिए यहाँ पर वो रिकमेंड करता है बड़े बड़े लोगों से। तो यहाँ पर उसका ये मतलब बताया गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक, वरना नोट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपका दूसरा नंबर है यहाँ पर,
दूसरा नंबर ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। देखिए पोएट्री की लाइन बहुत ही डीप होती है और बहुत ही गहरी, उसका सेंस बहुत गहरा। ग्रैंड्योर का मतलब होता है मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ द माइटी हीरोज ऑफ द पास्ट, यानी जो भूतकाल के जो शक्तिशाली, जो मृत महान विद्वान और महान लोग थे, महान नायक थे, ठीक है, उनकी जो शानदार रचनाएं थी वह संकट के समय में भी सुंदरता प्रदान करती हैं। डूम्स माने प्रलय, डिजास्टर, कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी और संकट में हैं, कोई आप ऐसी पुस्तक उठा लेते हो जिससे आपका मन हल्का हो जाता है, जिससे आपको कोई दिशा मिल जाती है, जिससे आपको कोई रास्ता मिल जाता है, आपको सांत्वना मिल जाती है, ऐसे तो उनको यहाँ पर उस संकट के समय भी प्रभावशाली और उनकी सुंदरता बताएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्निफिसेंट, ग्रैंड्यूर माने शान, वही है शान का मतलब शानदार, ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ द mighty heroes at the time of at the time of at the time of at the time ओहो, ये सब जल्दबाजी की वजह से हो रहा। एट द टाइम ऑफ डिजास्टर देयर ब्यूटी नेवर लॉसेज इट्स इफेक्ट। मीन्स ये हो गया कि प्रलय के समय भी शक्तिशाली नायकों के शानदार काम, उनकी सुंदरता अपना प्रभाव कभी खोती नहीं है, अर्थात हमेशा शानदार बने रहते हैं हमेशा। ये आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है संभवतः, हाँ शायद ये उसी की है। सेकंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ही ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स यहाँ पर। तो मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ द माइटी हीरोज एट द टाइम ऑफ डिजास्टर देयर ब्यूटी नेवर लॉसेज इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पर वही है कि उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है। और अगर एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो ये बात मानकर चलिए कि थोड़ा सा मतलब एक बार परेशान तो करेगा, लेकिन अगर देख ले जाओगे तो इसके बाद आसान हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है नोबल नेचर्स, ये भी आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी का है। इसका मतलब होता है गुड एंड हीलिंग क्वालिटीज ऑफ ए मैन। यहाँ नेचर्स का मतलब, यहाँ नेचर का मतलब स्वभाव से है, उसके गुण से है। नेचर का मतलब यहाँ प्रकृति नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसका अच्छा करेक्टर है, उसके अच्छे स्वभाव हैं, और उसके हीलिंग का मतलब होता है सुख देने वाले गुण हैं। सुख देने वाले का मतलब समझते हो कि वो अन्य लोगों को भी प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ पर नोबल नेचर्स का मतलब श्रेष्ठ स्वभाव। तो श्रेष्ठ स्वभाव का मतलब गुड एंड हीलिंग क्वालिटीज ऑफ ए मैन, ये यहाँ पर वहाँ बताना चाहता है। पॉइंट टू पॉइंट याद करिए क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दे रहा हूँ। फिर लिखा हुआ फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये आपका कीपिंग क्वाइट से है। इसका मतलब है द पोएट वांट्स दैट द फिशरमैन would not harm
harm the whales, would not harm the whales in the sea of polar रीजन्स। यहाँ पर वो जिस समय ये कहता है कि जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं वो अपना काम रोक देंगे और उनको अपने हाथों को देखने का अवसर प्राप्त होगा कि देखिए कितने हाथों में उनके जख्म हो गए हैं। मछुआरे मछली पकड़ना बंद कर देंगे, अर्थात वो व्हेल मछलियों आदि को जितनी भी जिस प्रकार की मछलियाँ वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अर्थात सब एकदम शांत हो जाएंगे। कीपिंग क्वाइट की लाइन है ये। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है कि 1 to 12 काउंट करेंगे और एकदम पूरा सब शांत हो जाएंगे एक साथ। मतलब द पोएट एडवाइसेस अस टू बी साइलेंट एट वन टाइम टुगेदर, एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर बिल्कुल सबको शांत करते हो। शांत का मतलब ये होता है कि इट इज जस्ट फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ये सिर्फ आत्म अवलोकन के लिए है, बट नॉट द स्टॉप ऑफ वर्किंग। लेकिन ये नहीं है कि मतलब काम को हम रोक दें, ये नहीं है, बल्कि ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से काम करना है। और एक जो एक क्वारलिंग प्रोसेस है और जो क्वारलिंग सिचुएशन है, जो एक डिस्प्यूट चलता रहता है, लोगों के मन में विवाद चलता है, एक कंपटीशन चलता रहता है, एक दूसरे को मतलब एक परास्त करने के लिए, हराने के लिए या फिर चेज करने की जो क्वालिटी आदमी में आ गई है उसको ख़त्म करने का यहाँ पर कभी प्रयास यहाँ कीपिंग क्वाइट के माध्यम से कर रहा है। तो जब फिशरमैन इन द कोल्ड सी का मतलब यही है कि जो ठंडे महासागर है, और ठंडा क्षेत्र कौन सा है, जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन। तो ठंडे यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के जो समुद्र हैं, वहाँ समुद्र में जो व्हेल मछलियाँ हैं, मछुआरे यहाँ पर अब उनको हानि नहीं पहुँचाएंगे। कब? जब सब एक साथ बिल्कुल एक सडन स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, और सडन स्ट्रेंजनेस मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस हो जाएगी, तो वहाँ पर उनको वो हानि नहीं पहुँचाएंगे, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यानी मछली पकड़ना बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सील्ड इन विद अ लेड स्काई। सील्ड इन विद अ लेड स्काई। यहाँ पर सील्ड इन विद अ लेड स्काई, लेड स्काई का मतलब होता है धुंधला आसमान, यानी जैसे वो बताया गया ना कि फॉगी फॉग टू एंडलेस नाइट, तो धुंध से लेकर के अनंत रात तक, पिछले वीडियो मैंने समझाया था। तो यहाँ पर लेड स्काई का मतलब धुंधला, नॉट क्लियर। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि दे आर डूम्ड टू लिव, दे आर डूम्ड to live in narrow streets, in narrow streets closed in the bluish grey sky। इसका मतलब ये है कि जो उनका अपना आसमान है, जिस छत के नीचे वो रह रहे हैं, वो धुंध से भरा हुआ है। मतलब ब्लूइश का मतलब ब्लू से बना है, नीले भद्दे रंग के आसमान में वो बंद है, सकरी गलियों में रहने के लिए संकटग्रस्त हैं। तो दे आर डूम्ड, अर्थात वो परेशानी में है, अर्थात मजबूर हैं वो। टू लिव माने रहने के लिए, इन नैरो स्टेट, सकरी गलियों में, छोटी छोटी कोठरियों में, क्लोज्ड बंद है, इन द ब्लूइश ग्रे स्काई, अर्थात नीले और धुंधले आसमान के नीचे। अर्थात उनका देयर फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। दे आर इन सेवर डिफिकल्टी, वो महान संकट में है। दे हैव नो वे टू गो फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। देयर विंडोज आर क्लोज्ड, अर्थात उनकी खिड़कियां सब बंद हैं। Nevertheless, they can see through the maps of the classroom, the world out of the world, अर्थात वो बाहर संसार के बाहर, जो बाहर की दुनिया है, वो नक्शों के जरिए देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो सकरी गलियों में पूरी तरह बंद है। तो सील्ड माने क्या होता है? बंद है, यानी क्लोज्ड।
सील्ड इन विद एल्डेड स्काई, अर्थात उस धुंधले आसमान के नीचे पूरी तरह से वो कैद है। फिर देखिए अगला लिया छठवां है आपका, छठवां, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। ये भी दूसरी पोएम का है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम। तो ये जो दूसरी पोएम है ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें वर्ड्स ऐसे हैं कि काफ़ी डीप हैं और इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, निश्चित तौर पे होती है। और इसमें फ्रेजेस बहुत हैं, क्योंकि लगभग हर स्टैंजा में 2-4-6 ऐसी लाइनें और ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ बहुत मुश्किल से निकलता है, और अगर इसमें पूछता है तो एक परेशानी का कारण है। तो देखिए पिछले वीडियो में और पिछले वीडियो में काफ़ी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर इनको देख लेते तो कोई आ जाएगा तो आसानी से आप लिख पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है कि दे लिव इन देयर, दे लिव in their narrow crowded holes or layers। लेयर LAIR, लेयर माने होता है मांद, जिसमें शेर रहता है, जिसको हम बोलता है गुफा। तो उनकी जो छोटी छोटी कोठरियां हैं मलिन बस्ती में, वो लेयर गुफा की तरह ही है, मतलब होल्स, छोटे छोटे गड्ढों की तरह है। भाई झुग्गी झोपड़ी कैसे होती है, बस उसी तरह से होती है, उतना छोटा सा एरिया जिसमें रहते हैं वो। क्राउडेड, भीड़ युक्त, जगह जगह पर मतलब झोपड़ियाँ बनी है, बिल्कुल किसी तरह से खुली हवा खुली सांस मिलना मतलब काफ़ी मुश्किल है। नैरो माने तंग, तो दे लिव इन देयर नैरो, या क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, तंग का मतलब क्रैम्प्ड और नैरो एक ही बात है। होल्स माने वही उनकी झोपड़ियाँ हो गया। और टर्न इन देयर अर्थात वो क्या करते हैं, क्लासरूम से निकल करके वही अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं, वही उनकी दुनिया है जहाँ पर वो रहते हैं। तो दे लिव इन देयर नैरो क्राउडेड होल्स और लेयर्स, वे अपनी सक्रिय तंग या भीड़ युक्त झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य हैं। लेयर माने गुफा या मान, ज़्यादा वैसे नहीं है, एकदम उसका सेंस ओपन होने पर वो इजी भी हो जाता है, लेकिन यह कि ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, यानी साथ साथ हो जाने की जो अद्भुत शांति है। और जिस समय दुनिया पूरी एक तरफ से शांत हो जाएगी, चारों तरफ झगड़ा विवाद मारकूट युद्ध सब रुक जाएंगे, तो सडन स्ट्रेंजनेस हो जाएगी। सडन स्ट्रेंजनेस कैसे हो जाएगी, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस हो जाएगी, मतलब अद्भुत शांति हो जाएगी। और जब अद्भुत शांति हो जाएगी तो अचानक यही विचित्रता होगी, और इसी को कवि ने कहा है एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम ऑफ बीइंग साइलेंट, शांत रहने का जो एक ये अनोखा यूनिक मतलब सिचुएशन बनेगी कि सारी दुनिया एकदम शांत होकर अपना काम कर रही होगी। तो यही यूनिक, यही मैचलेस, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट होगा, और इसी को कहा गया सडन स्ट्रेंजनेस। और ये सडन स्ट्रेंजनेस आएगी कैसे, बीइंग साइलेंट टुगेदर, एक साथ शांत होने से आएगी। तो वही लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस ऑफ बीइंग टुगेदर। देखिए लिख देना पर्याप्त नहीं है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से समझाने की। यहाँ पर अगला लिखा हुआ है स्टिल रिंग्ड with ऑडियंस आंट जेनिफर्स टाइगर्स। लास्ट वाली पोएम है
मतलब चाची जेनिफर के चीते। तो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, ऑडियल्स का मतलब होता है एक तरह से मतलब गहना, आभूषण, और उस आभूषण या जो बैंडेज पहने हुए है वो उसके साथ वो पूरी तरह से रिंग्ड का मतलब क्या है, कैद है। रिंग माने घेरा। तो यहाँ पर ये है कि इट मीन्स दैट आंट जेनिफर इज still under the pressure of bitter experience of her मैरिड लाइफ। जो उनका विवाहित जीवन है, जो उस विवाहित जीवन का कड़वा अनुभव है, उसी के दबाव में अभी भी आंट जेनिफर्स हैं। तो वही लिखा स्टिल रिंग्ड माने अभी भी कैद हैं, विद ऑडियल्स मतलब अपने शादी के बंधन में। ऑडियल्स माने बैंडेज, वही। और वो बैंडेज किसी कोई एक शादी का धागा, मंगलसूत्र या जो विवाह के समय बांधा जाता है वह कोई भी हो सकता है, वो ऑडियल्स। तो यहाँ पर वही है कि अगर वो उनके हाथ में अभी भी शादी का वो बैंडेज है तो इसका मतलब है अभी भी वो अपनी मैरिड लाइफ में कैद हैं और वो अभी भी अंडर द कस्टडी ऑफ हर हस्बैंड, अभी भी अपने पति के संरक्षण में है। और चूंकि उसके जो हस्बैंड है यानी चाचा, वो बहुत झगड़ा करते हैं और उनको बहुत बुरी बुरी बातें सुनाते हैं, विवाद करते रहते हैं, तो इसलिए उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी क्वेरलसम है, मतलब कैट एंड डॉग लाइफ है। तो इस तरह से वो अपने वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव के दबाव तले अभी भी आंट जेनिफर हैं, इसलिए स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स। ऑडियल माने बंधन, बंधन से स्टिल रिंग्ड, रिंग्ड का मतलब कैद हैं यानी घेरे के अंदर है, यानी अंडर प्रेशर है। इसके बाद है 9 नंबर, बहुत ही अच्छा है ये, नो ट्रक विद डेथ कीपिंग क्वाइट। नो ट्रक विद, देखिए ट्रक विद आएगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ट्रक अगर हम एक फॉर्मल मेथड पे देखें तो ट्रक का मतलब गाड़ी या लॉरी होता है, लेकिन यहाँ ट्रक का मतलब संबंध रखने से होता है। यहाँ मीनिंग है एसोसिएटेड या कनेक्टेड, मतलब हियर द पोएट weaves are not connected to लिख सकते हो या फिर एसोसिएटेड विद लिख सकते हो और फिर लिख देंगे डेथ। यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि जीवन वास्तव में है, जीवन वास्तविक है, जीवन जीवन होता है, जीवन जीने का नाम है। वहाँ पर एक लाइन आई है कि जीवन वास्तविक है, सच्चाई है जीवन, जीवन जिंदा व्यक्ति का नाम है, जीवन जिंदा चीज का नाम है। यहाँ पर मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, मतलब शांत हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मर जाना या मुर्दा होकर बैठ जाना। जीवन जीना है लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जीना है, ये कहना चाहता है। तो वहाँ जिस समय शांत होने के लिए कहा, पूरी तरह से रुक जाने के लिए कहा, मतलब जो ये काम हो रहा है, झगड़ा और युद्ध जो चल रहा है, चाहे वो ग्रीन वार हो या कोई भाई मतलब किसी भी तरह का जैविक वार हो या अन्य तमाम वेपन्स बने हैं जिनके माध्यम से कोई वार होता है, तो वो बंद करने के लिए और शांत बैठ जाने के लिए। शांत बैठने का मतलब ये टोटल इनएक्टिविटी का मतलब समझते हो, पूरा निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है। और यहाँ पर जीवन से जुड़ी बात कह रहे हैं वो, यहाँ पर कभी कहते हैं कि ये मेरे विचार मृत्यु से संबंध नहीं रखते हैं, तो कह रहा था आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ये लाइन आई है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मतलब या मैं जो है मृत्यु से बिल्कुल कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता। तो हियर द पोएट्स वीव्स आर नॉट कनेक्टेड टू डेथ, या हियर द पोएट्स वीव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद डेथ।
यानी इनमें दो में से एक ही लेना है आपको, इसके बाद डेथ लिखना है। इसके बाद आपका 10वां नंबर है, शायद आपको मिला होगा कहीं, मेंडेड ग्लास। यानी किसका, ये पोएम नंबर 2 का है, यानी वही एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो यहाँ मेंडेड ग्लास का मतलब होता है मेंडेड, यानी जिन स्पेक्टिकल्स की, जिन चश्मों को क्या क्या मेंड किया गया है, यानी रिपेयर किया गया है, यानी उनके चश्मे टूटे हुए हैं जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और उनको किसी न किसी तरह से कांच के टुकड़ों को जोड़ करके उनके चश्मों को फिर से बनाया गया। तो यहाँ पर ये है, इट मीन्स या इट refers to the glass of the spectacles is cracked and pieces of it have been stuck together। अर्थ क्या है, ये जो मेंडेड ग्लास करके फ्रेज दिया है, ये संकेत करता है, ये संबंध रखता है टू द ग्लास, यानी कांच से, ऑफ द स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे उनके, उसके कांच से, इस क्रैक्ड, जो टूटा हुआ है, एंड पीसेज ऑफ इट, और उस कांच के यानी चश्मे के जो टुकड़े हैं, हैव बीन स्टक टुगेदर, माने मिला मिलाकर चिपकाए गए हैं। यानी जो स्लम एरिया के बच्चे हैं जिनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, उनके चश्मे भी पूरी तरह से सही नहीं है, उनके चश्मे भी टूटे और पुराने हैं, तो किसी प्रकार से उनको जोड़ जाड़ के उनको पहनाया गया है। तो ये मेंडेड ग्लास का मतलब है, यानी पीसेज ऑफ स्पेक्टिकल्स। इसके बाद आपका 11 नंबर है, और 11 नंबर उसी पोएम का है, स्लैग हीप। स्लैग हीप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मिलता है पोएम नंबर 2, स्लैग हीप। तो स्लैग हीप का मतलब होता है, दिस फ्रेज refers to the hunger stricken thin bodies of the children, फिर which look like the heaps of गार्बेज, जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक, मतलब एलिमेंट्री क्लासरूम में, एलिमेंट्री स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, टैरोलिस वैली में जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, तो क्या है, हंगर स्ट्राइकन, भूख से पीड़ित हैं, भूख से पीड़ित, थिन बॉडीज, दुबला पतला शरीर, उसमें आता है पेपर सीमिंग बॉय, स्किनी हैंड्स, यानी हड्डियों के बिल्कुल शरीर, हाथ, बीमारी से ग्रसित और कागज जैसे दिखने वाले शरीर। तो हंगर स्ट्राइकन है, भूख से पीड़ित, मतलब उनका पोषण सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, कोई डाइट नहीं उनकी, किसी भी तरह से कोई पौष्टिक आहार नहीं उनका। तो हंगर स्ट्राइकन है, थिन बॉडीज है ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों की, विच लुक लाइक, जिनका शरीर कैसा दिखता है, द हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट की ढेर की तरह, मतलब एक यूजलेस ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखता है, मतलब वर्थलेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर।
ऐसा लिखता है जिससे प्रकृति की चीज है ही नहीं। मतलब इतनी जो है पूरी तरह से नेग्लेक्टेड जो है, मतलब वो बच्चे हैं पूरी तरह से, कोई उन पर ध्यान नहीं देता। गवर्नमेंट लीडर, इंस्पेक्टर, कोई भी नहीं, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से उनका ये बॉडी हो गया बिल्कुल कूड़े के ढेर की तरह, कोई उन पर ध्यान नहीं देता और उनका कोई इंपॉर्टेंस इस दुनिया में। स्लैग हीप का मतलब यही है, मतलब द हीप ऑफ गार्बेज, हंगर स्ट्राइकन थिन बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रन विच लुक लाइक द हीप ऑफ गार्बेज। अब देखिए लगभग इसको मैं पूरा कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा एक सेक्शन सी का है तो मैं उसको भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, जिससे कि आपका एक लास्ट में वार्म अप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे सेक्शन सी दिया हुआ है, पेज नंबर आपको 161 है। तो इसमें में लिखा वन हु इजली गिव्स अप द पार्टी ऑफ प्रिंसिपल्स। पार्टी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जो सिद्धांतों का पक्ष अपना आराम से या आसानी से त्याग देता है, उसका टर्न कोट कहते हैं। टर्न कोट का मतलब वही है, मतलब दल बदलू, ठीक है। इसी को अपॉर्चुनिटिस्ट भी लिखा होता है। टर्न कोट लिखा है, एक में टर्न ओवर लिखा हुआ है, एक में टर्न राउंड लिखा हुआ है, एक में टर्न अप लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टर्न आउट राउंड मतलब चारों ओर घूमना। टर्न ओवर माने होता है पलटना या अलटना पलटना, अदला बदली। टर्न अप माने होता है आना, और यहाँ पर टर्न कोट का मतलब होता है अवसरवादी या दल बदलू। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। वन हु स्टडीज एंड कलेक्ट कॉइन्स, जो सिक्कों का एकत्र करता है और उनका अध्ययन करता है। निहिलिस्ट लिखा पहला, इसका मतलब होता है शून्यवादी, जिसका मतलब होता है अस्वीकार करने वाला, अर्थात किसी चीज में भी विश्वास नहीं करता, वो निहिलिस्ट होता है, शून्यवादी होता है। इसके बाद दूसरा उसका पैट्रिशियन लिखा, जिसका मतलब कुलीन पुरुष होता है, ये भी सही नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर लिखा हुआ है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा संग्राहक, और न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब मुद्रा संग्राहक, और यही सही है। तो चौथा लिखा हुआ है न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब जो अंक विशेषज्ञ होता है वो न्यूमरोलॉजिस्ट होता है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद लिखा सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडिमेटिक फ्रेज, लिखा हुआ टू गिव अप द घोस्ट। तो टू गिव अप द घोस्ट का मतलब टू सफ़र नहीं होता है। टू फाइट एविल फोर्सेस मतलब बुरी ताकतों से लड़ना होता है। टू बिकम रेशनल माने मतलब एक विवेकशील होना, ये रेशनल माने बौद्धिक होता है। और टू सफ़र माने कष्ट रहना। यहाँ पर टू गिव द घोस्ट का मतलब टू डाई होता है, यानी मरना होता है। इसका इडिमेटिक सेंस यही होता है, टू डाई। तो इसका भी तीसरा सही है। इसके बाद लिखा हुआ है टू बी एट लॉगर हेड। तो टू बी एट लॉगर हेड का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ क्वारलसम डिसएग्रीमेंट, मतलब एक विवाद की स्थिति में असहमति हो जाना, असहमति दर्शाना, मतलब काफ़ी वाद विवाद के बाद किसी मैटर में डिसएग्री हो जाना, वो दिखाता है टू बी लॉगर हेड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है टू हैव टफ एनकाउंटर, दूसरा दिया है टू बी एट इनिमिटी और स्ट्राइफ, तीसरा दिया हुआ है टू फेस स्टिफ अपोजिशन, चौथा दिया टू टैक्स वंस माइंड एंड बॉडी। तो जो दिखा है टू टैक्स वंस माइंड एंड बॉडी का मतलब होता है किसी के मन या शरीर को समझना, मतलब मानसिक या शारीरिक स्थिति को जानना। टू टैक्स वंस माइंड एंड बॉडी, ये लिखा है। फिर इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है टू फेस स्टिफ अपोजिशन, बड़ी सख्त विरोध का सामना करना, सख्त विरोध का सामना करना। तो चौथा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। दूसरा दिया टू बी एट इनिमिटी और स्ट्राइफ, अर्थात शत्रुवत या संघर्षवत होना, ये भी सही नहीं है। टू हैव टफ एनकाउंटर माने होता है काफ़ी सख्त आमना सामना करना। तो वही जो होता है कि क्वेरलसम डिसएग्रीमेंट। टू टफ, यहाँ पे लिखो टफ एनकाउंटर, फेस टफ एनकाउंटर, बहुत ही सख्त। एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना, तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ही कठिन स्थिति का मुकाबला हो गया हो। एनकाउंटर का मतलब मुकाबला, तो वही होता है कि क्वारलसम डिसएग्रीमेंट, वाद विवाद की स्थिति में असहमति होना। तो यहाँ पर तीसरा नहीं बल्कि दूसरा भी नहीं और चौथा भी नहीं, पहला सही है। फिर देखिए सिनोनिम देखें तो प्रोमिनेंट लिखा है। प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है, पहला वाला वेल नोन लिखा हुआ है, दूसरा अननोन लिखा हुआ है, तीसरा स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, चौथा आपको नोटोरियस लिखा हुआ है। तो नोटोरियस आपका होगा नहीं, जो सिनोनिम के पर्पज से गलत हो जाएगा। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, अननोन मतलब अज्ञात होता है, यहाँ वेल नोन होगा। प्रोमिनेंट का मतलब वेल नोन सिनोनिम। डिबैकल माने हार, तबाही, पराजय, ये होता है डिबैकल में। तो डिवेस्टेशन लिखा हुआ, फ्लोरिशिंग लिखा हुआ, एडवांसमेंट लिखा हुआ, नादिर लिखा हुआ है।
तो नादिर माने पतन होता है, एडवांसमेंट माने उन्नति होती है, मतलब आगे बढ़ने को, और फ्लोरिशिंग का मतलब फलना फूलना होता है। यहाँ पर आपका डिबैकल का मतलब डिवास्टेशन, मतलब बर्बादी तबाही से है। तो आपका पहला नंबर इसमें भी सही है। द कमिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ओवर द इश्यू ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। इसमें एरर ढूंढना है। तो कमिटी वॉज डिवाइडेड, इसमें दो तरह का सेंटेंस लिया जाता है। अगर कॉमिटी है, गवर्नमेंट है, या जूरी वगैरह ऐसे करके, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की मंडली या टीम को जूरी कहते हैं। कोई कमेटी बनती है जैसे किसी संस्था में, या फिर जैसे अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम है कैसे बनती है। तो अगर गवर्नमेंट किसी ओपिनियन पर, मान लीजिए वो एक मत नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ अगर एक मत नहीं है तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया आएगी, अगर एक मत है तो एक वचन क्रिया आएगी। कोई कमेटी है, अगर किसी पॉइंट पर जा कर के, मतलब उसके मत अलग अलग होते हैं, कुछ कमेटी के मेंबर दूसरे अपनी ओपिनियन रखते हैं, कुछ दूसरी ओपिनियन रखते हैं, मतलब पूरी जो मेंबर है, मेंबरशिप है, वो किसी पॉइंट के प्रति अगर एक मत नहीं है तो बहुवचन की क्रिया आएगी, और अगर एक मत है तो वहाँ पर एक वचन क्रिया आएगी। इसी तरह से यहाँ पर लिखा कमिटी वॉज डिवाइडेड, तो अगर ये देखो कमिटी बट रही है किसी बात पर, कमिटी वॉज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स ओवर द इश्यू ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, यानी धर्म और भाषा के मामले पर कमिटी दो भागों में बट गई। तो ये वाज नहीं होती, चूंकि दो भागों में बढ़ रही है तो यहाँ पर बहुवचन के हो जाते हैं। और जब हम ये थे कि कमिटी वॉज मतलब एग्री ऑन दिस पॉइंट, कमिटी वॉज एग्री ऑन दिस पॉइंट, ये जूरी वॉज एग्री विद दिस पॉइंट, अर्थात जो न्यायाधीशों की मंडली थी वो टोटल न्यायाधीशों का ग्रुप जो था वो इस बिंदु पर, इस न्याय पर, इस डिसीजन पर सहमत था। तो अगर वो सहमत थी तो फिर वाज, अगर डिवाइडेड थी तो फिर वर। यहाँ पर डिवाइडेड है तो वर आएगा, अगर यहाँ पर ये होता कि वो सहमत थी तो फिर वाज बना रहता। तो यहाँ पर आपको वर कर देना और एरर से हो जाएगी। एंटोनिम में क्या है, बेनिफिशियल का हार्मफुल होता है एंटोनिम में। वैसे तो प्रॉफिटेबल लिखा है, लग्जरियस लिखा है और यूजेबल लिखा है, जो कि तीनों उसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियल इसका एंटोनिम है हार्मफुल, लाभदायक मतलब हानिकारक। फिर लिखा पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब देश प्रेमी होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेटर लिखा हो जिसका मतलब देशद्रोही होता है, बेनिफैक्टर का परोपकारी होता है, वेल विशर का मतलब शुभचिंतक होता है, और मार्टियर का मतलब शहीद होता है। तो देखिए पैट्रियट देशभक्त, तो ट्रेटर उसका जस्ट एंटोनिम है देशद्रोही, उसका मार्टियर देश में शहीद होना नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। तो पैट्रियट का मतलब ट्रेटर, ये एंटोनिम है। इसके बाद लिखा है मदर सेड टू मी यू हैव स्पॉइल्ड दिस पिक्चर, और व्हाट ट्रबलसम बॉय यू आर। तो यहाँ पर बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ है मदर सेड टू मी यू हैव स्पॉइल्ड दिस पिक्चर, फुल स्टॉप लगा हुआ है, फिर लगा व्हाट आ ट्रबलसम बॉय यू आर, और ऐसे करके एक रिपोर्टर हो, उसके कई स्टेटमेंट दिए हो, तो स्टेटमेंट का जिस प्रकार का सेंस होता है उसी प्रकार की रिपोर्टिंग मतलब लगाते चले जाते हैं और उसको जोड़ते चले जाते हैं। इसमें कोई बड़ा मतलब जो है कोई इशू नहीं है। पहला सेंटेंस आपका असर्टिव है, तो यहाँ पर लिख देंगे मदर टोल्ड मी दैट, अब यू को मी के आधार पर तो क्या हो जाएगा, आई हैव को क्या कर देंगे हैड, और स्पॉइल्ड दैट पिक्चर, तुरंत ही इसमें जोड़ देंगे एंड एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी कर सकते, केवल एक्सक्लेम्ड कर सकते, एंड एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ पर जो यू आया वो भी मी के आधार पर बदला जाएगा, एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज आ
वेरी ट्रबलसम बॉय। सीधे ये आपका चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ये एडजेक्टिव दिया है, तो इस व्हाट अ की जगह हमने क्या कर दिया, वेरी कर दिया। ये यहाँ से सेंटेंस आपका शुरू होगा। मेन सब्जेक्ट ये है, फाइनाइट वर्ब ये है, यू को मी के आधार पर आई किया, आर को वाज किया, व्हाट अ को अब वेरी किया, और इसके बाद ट्रबलसम लिख दिया और बॉय में जाकर के सेंटेंस को एंड कर दिया। तो मदर टोल्ड मी दैट आई हैड स्पॉइल्ड दैट पिक्चर एंड एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज अ वेरी ट्रबलसम बॉय। यहाँ पर कहा तुमने तस्वीर खराब कर दी है। कितने नालायक या ट्रबलसम का मतलब परेशानी उत्पन्न करने वाले बच्चे हो, कितना परेशान करने वाले बच्चे हो। ट्रबलसम का मतलब पीड़ादायक या कष्टकारक भी होता है, तो कितना परेशान करने वाले यानी कष्टदायक बच्चे हो। तो यहाँ पर ये कर दी कि दैट आई वॉज अ वेरी ट्रबलसम बॉय। तो इस प्रकार का आपको ये नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आई सेड टू हर मे गॉड ग्रांट यू मोर विजडम। आई said to her may God grant you more wisdom। और देखिए यहाँ पर ये चिन्ह होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे, इसमें वैसे है नहीं। जो मे गॉड ग्रांट यू मोर विजडम दिया, इसमें जो ऑप्टेशन मार्क होता है वो नहीं है, ऑप्टेटिव मार्क वो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। खैर यहाँ पर मैंने उससे कहा ईश्वर तुम्हें और अधिक बुद्धि प्रदान करे, तो यहाँ पर कामना की गई है आई और सीधे कर देंगे विज्ड। देखिए इसमें कई रिपोर्टिंग वर्ब होती है, विज्ड भी होती है, ब्लेस्ड भी होती है और प्रेड भी होती है। लेकिन आपको तमाम परेशानियों से बचना है तो विश जो होती है वो ज़्यादा फॉर्मल वर्ब होती है, जो हर कहीं सेट हो जाती है। प्रेड हर कहीं सेट नहीं होगा, ब्लेस हर कहीं सेट नहीं होगा। गुड मॉर्निंग दिया है, हैप्पी होली दिया है, हैप्पी न्यू ईयर दिया है, हैप्पी बर्थडे दिया हुआ है, या फिर आपका गुड मॉर्निंग या गुड नाइट ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब जगह पर विश आपका सेट हो जाएगा। लेकिन प्रेड और ब्लेस्ड इनमें सेट नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर ऐसे वाक्य में सिर्फ विश्ड से काम चलाएं, मतलब रिस्क ना लें। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विश्ड हर, दैट हो गया, गॉड को सब्जेक्ट बना देंगे, गॉड मे को आप कर देंगे माइट, मेन वर्ब ले लेंगे आपकी ग्रांट। इसके बाद यू कौन है, यू ये है, तो इसके बाद कर देंगे हर, मोर का मोर लिख देंगे और विजडम का विजडम लेंगे, है कुछ नहीं। और इस तरह के वाक्यों के लिए तैयार रहिए, ज़्यादा ना हार्ड आएगा ना ज़्यादा लो आएगा, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मीडियम साइज का होगा जिसमें बच्चा बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। तमाम बच्चे इन्हीं में गलत कर जाते हैं, तो इसको ज़रा अपना ध्यान रखिए कि ऐसे बनेगा। अब देखिए सिंथेसिस में क्या है, बी का आपका पहला है स्पेयर द रॉड, और फिर लिखा स्पॉइल द चाइल्ड। शुरुआत की वीडियोस में ये आया हुआ है, जब हमने बिगिनिंग से सेट सॉल्व करना शुरू किया था तो उधर की जो वीडियोस पढ़े हैं अनसीन पैसेज और लेटर के साथ में जो आपको सेक्शन सी मैंने उधर करवाया था, इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, इसको सिंपल भी बताया था, इसका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक साथ बताया था। चूँकि यहाँ पर वो कंपाउंड पूछ रहा है, इस जगह पर आप एंड लगा दीजिए और आपका सेंटेंस बन जाएगा स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड का मतलब होता है छड़ी को आप रोक लीजिए, बच्चा बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को पनिश नहीं करेंगे या पनिशमेंट नहीं देंगे तो बच्चा सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पाएगा, अर्थात वो बिगड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कंपाउंड बनाना है तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इफ़ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। फिर सुनिए, इफ़ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। और अगर आपको सिंपल बनाना है तो यू विल स्पॉइल द चाइल्ड बाय स्पेयरिंग द रॉड। तो यू विल स्पॉइल द चाइल्ड बाय स्पेयरिंग द रॉड, पनिशमेंट को बचाते हुए आप बच्चे को बिगाड़ देंगे, पनिशमेंट ना देते हुए या उसको किसी तरह से यूज ना करते हुए आपका बच्चा बिगड़ जाएगा।
इसके बाद बी का दूसरा पार्ट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पे, अ पुअर गर्ल स्टूड देयर फॉर आवर्स, अ पुअर गर्ल स्टूड देयर फॉर आवर्स, फिर लिखा हुआ है शी डिड नॉट मूव, फिर अगला लिया यानी थर्ड सेंटेंस दिया हुआ शी डिड नॉट स्पीक। हालांकि एक वीडियो में मैंने इसको बताया, ये आ चुका है। देखिए ये सेंटेंस जितने भी आ रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंस रिपीट होते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि अगर ये सारे पढ़ चुके हैं और इनमें से अगर पूछा जाता है तो आप इजीली इनको कवर कर लेंगे, क्योंकि कई बार आप ये पढ़ चुके, कुछ बच्चे स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे, एक पहले के जो वीडियोस पढ़े हैं उनमें भी ये आ चुका है, बीच में अभी एक किसी और सेट में आया था और आज फिर है, लेकिन जब आता है तो मैं बता देता हूँ। और इसको बनाना आपका क्या बनाना है, ये कॉम्प्लेक्स। और जब आपने पहली बार पढ़ा था तो वो आया था सिंपल, सिंपल ये आया था कि अ पुअर गर्ल स्टूड देयर फॉर आवर्स विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, बिना बोले और बिना हिले एक लड़की घंटों वहाँ खड़ी थी। अब ये यहाँ पर क्या है, अब बनाना है इसको कॉम्प्लेक्स। तो एक गरीब लड़की, एक गरीब लड़की वहाँ घंटों खड़ी थी जो न बोली और न हिली, ऐसा भी बना सकते हो। एक गरीब लड़की जो वहाँ बिना बोले और बिना हिले खड़ी थी या घंटों खड़ी थी। अब पुअर गर्ल ऐसे बना सकते हैं, a poor girl who stood there for hours without moving and speaking। हालांकि ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक क्लॉज है और ये आपकी दूसरी क्लॉज है, मतलब है सही लेकिन अपनी बिटर सिचुएशन में नहीं है। एक गरीब लड़की जो बिना बोले और हिले वहाँ पर घंटों खड़ी रही, ठीक है ना, लेकिन ये होना ये चाहिए, आ पुअर गर्ल, फिर इसके बाद हु डिड नॉट स्पीक यानी मूव, ए पुअर गर्ल हु डिड नॉट मूव एंड स्पीक, फिर यहां पर कॉमा लगा करके स्टूड देयर फॉर आवर्स। ये ऐसा होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लास अब जाकर के पूरी हो रही है, मतलब एक गरीब लड़की वहाँ घंटों खड़ी रही जो मतलब बोली नहीं और हिली नहीं, हु डिड नॉट स्पीक एंड मूव एंड स्पीक। अब इसको और अगर मॉडिफाई करें तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं क्या, हु नाइदर मूव्ड नॉर स्पोक, मतलब एक गरीब लड़की जो न तो हिली न बोली वहाँ घंटों खड़ी रही। अब जाकर के आपका सही सिचुएशन का सेंटेंस आया हुआ है। मतलब देखो धीरे धीरे मैंने बनाया, पहले आपको एक एडजेक्टिव क्लास से परिचय कराया, फिर मैंने बताया कि ये कंप्लीट नहीं है इसलिए आप इसको नहीं बनाओगे, फिर मैंने आपको डिड नॉट और मूव और डिड नॉट स्पीक बताया, फिर मैंने उसको मॉडिफाई फिर कर दिया। तो जब हम हर बार उसमें डिड नॉट स्पीक और डिड नॉट मूव लिखना ही है तो दो बार भाई यहाँ पर तो हम नाइदर नॉर से जोड़ देंगे कि मतलब ना बोली, वो बोली नहीं, हिली नहीं और वो बोली नहीं, तो ना तो वो हिली और ना वो बोली, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पुअर गर्ल हु नाइदर मूव्ड नॉर स्पीक स्पोक स्टूड देयर फॉर आवर्स। अब आपका कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लास होगा या ये हु लगा करके आपका ये
क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। कोई इसको कंपाउंड नहीं कहेगा क्योंकि कंपाउंड में हु का काम नहीं है। हाँ, लेकिन कंपाउंड में हु का काम नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नाइदर नार आ रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड नहीं है। हाँ, यहाँ पर कंपाउंड का मोड आ गया, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हमने बनाया तो एडजेक्टिव क्लॉज है। अर्थात पूरी तरह से आप यानी विश्वसनीय तरीके से मानिए कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और यही बनाइए, ये आपका बेटर स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल प्रेज़वर्दी है और आपके मतलब उसमें तारीफ होगी कि आपने अच्छा बनाया है। तो आप यही बनाइए और देखिए पूरा क्लियर सेंस भी निकल रहा। अ पुअर गर्ल हु नाइदर इज मूव्ड नॉर स्पोक स्टूड देयर फॉर आवर्स। अब उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, समझ में आ गया होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स था, सिंपल बनाने के लिए एक दूसरे वीडियो में बना हुआ है। फिर लिखा एलास मैन हैज लॉस्ट द ह्यूमन वैल्यूज। ये आपका ट्रांसफॉर्म करना है, पहला सेंटेंस है और पहला सेंटेंस आपका सी का है। एलास मैन हैज लॉस्ट द ह्यूमन values for the sake of materialism, for the sake of materialism। ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको बनाना है आपको असर्टिव। असर्टिव बनाने के लिए क्या है, बड़े दुख की बात है, मनुष्य ने भौतिकवाद यानी भौतिक सुखों को पाने के लिए मानवीय मूल्यों को खोज चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, इट इज सॉरोफुल, या तो ये कर दीजिए या फिर इट इज ए मैटर ऑफ सारो, और फिर दैट कर दीजिए। दैट के बाद पूरा लिख दीजिए, यहाँ पर भी दैट लिख दीजिए, दैट के बाद पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए। It is sorrowful that man has lost the human values for the sake of materialism, या फिर it is a matter of sorrow that man has lost the human। मतलब एलास को आपको असर्टिव मोड में लाना है। एलास क्या व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है। उसके लिए फ्रेज क्या लगता है, इट इज सॉरोफुल लगता है, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो लगता है, या इट इज अ मैटर ऑफ ग्रीफ लगता है। ये लगाकर दैट लगा करके बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बता देता हूँ, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर ये कहता है कॉम्प्लेक्स बनाइए तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये इसका सिंपल। इसके बाद ये आपका एक्सक्लेमेटरी और ये आपका असर्टिव सेंटेंस। फिर अगला दिया हुआ इसमें, मैन इज अ वेरी पीस ऑफ वर्क। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है, मैन इज अ वेरी पीस ऑफ वर्क। और ये सेंटेंस आपका असर्टिव है जिसको एक्सक्लामेटरी बनाना है। और इसका सेंस क्या है, इसका ये है कि मनुष्य कला की एक अनुपम कृति है या अद्भुत कृति है या बड़ी अच्छी रचना है। पीस ऑफ वर्क या वेरी पीस ऑफ वर्क का मतलब अति सुंदर रचना। पीस ऑफ वर्क का मतलब क्या कहते हैं, कला का एक टुकड़ा है, तो कला की एक रचना है। वेरी का मतलब यहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली, एक इफेक्ट जो इंप्रेसिव, मतलब एक सुंदर रचना है। तो यहाँ पर आपको लेना है, तो व्हाट आ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क, और फिर लिख देंगे आपको मैन इज, और ये चिन्ह लगा दिए। अर्थात मनुष्य कला की क्या कृति है, ये कैसी कृति है, कला की कैसी कृति है यानी अद्भुत कृति है। तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, आपको यही बनाना है और यही आपका सही भी है। इसके बाद देखिए करेक्शन में मैं बता देता हूँ, आई लव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज़ अ गुड मैन, ये पिछले वीडियो में बताया था। ये हो जाएगा आई लव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ गुड मैन। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, जस्ट इसके पिछले वाला, तुरंत मिल जाएगा। नो न्यूज़ आर ऑलवेज गुड न्यूज़। न्यूज़ जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, इसलिए उसको आप प्लूरल में नहीं कर सकते हो। न्यूज़ के साथ में सिर्फ सिंगुलर वर्ब आती है, तो जो आर लगा है, नो न्यूज़ इज ऑलवेज गुड न्यूज़, आर की जगह इज करना है। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। यहाँ पर जब कभी भी कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाता है तो
तो उससे संबंधित जो भी प्रोनाउन आते हैं वो सब इंडेफिनिट ही होते हैं। तो जो वन लिखा है, फिर शुड लिखा है, फिर नॉट लिखा है, फिर बोस्ट लिखा है, फिर ऑफ लिखा है, जहाँ हिज लिखा है हिज की जगह गया, अर्थात जो हिज लिखा है कौन से नंबर पे, ये आपका तीसरा नंबर है सिंटेक्स का। जहाँ हिज लिखा इसको आप ऐसा लिखोगे, ये ध्यान रखिए, ये कॉमा लगा के ही लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं जो कि ये वन का प्लूरल है और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पॉजेसिव फॉर्म में है। तो इसको ऐसा कर देना, सही हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ इफ़ इट विल रेन आई विल टेक एन अम्ब्रेला, यदि बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला ले जाऊंगा। दोनों सेंटेंस फ्यूचर कॉन्सेप्ट में नहीं होते हैं, फ्यूचर स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में पहला आपका प्रेजेंट होता है, तो इफ़ इट रेन्स, जो चौथा है उस जगह करना है इफ़ इट और कर देंगे रेन्स, बाकी आपका पूरा वही रहेगा, करेक्शन हो जाएगा। ये हो गए आपके चारों। इसके बाद आपका बचता है होमोफोन्स। होमोफोन्स में लिखा हुआ है टेम्पररी और एक लिखा है टेम्पोरल। इसका मतलब होता है टेम्पररी का मतलब टेम्पररी मतलब नॉट परमानेंट, यानी स्थायी नहीं होता है। हाँ, मतलब टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, अस्थायी टेम्पररी, जिसको अवास्तविक भी कहते हैं, नॉट परमानेंट टेम्पररी का मतलब, ठीक है। और ये टेम्पोरल का मतलब होता है वर्ल्डली। वर्ल्डली का मतलब सांसारिक या मटेरियल कह सकते हैं, मतलब भौतिकवाद, ठीक है ना। तो टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, जो कि स्थायी नहीं होता है, और इसका मतलब कह देते हैं सांसारिक, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद है इन लिखा है, इन लिखा है, तो पहला इन प्रीपोजिशन है और दूसरा इन क्या है, दूसरा जो इन है, इन का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता है ठहरना, ठहरने का कोई स्थान, जिसको हम हिंदी में सराय कहते हैं। मतलब जैसे ही वेंट टू एन इन टू स्पेंड द नाइट। अंडरलाइन कर दिए, काम खत्म हो। बाकी इनका यूज आप कर ही ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ कि सबको पहली बात तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर चाहेगा सभी का प्रश्न पत्र बढ़िया बनेगा। सिर्फ आपको तनाव ले लेना है। जो भी आपको इच्छा आए कि आपको ये वीडियोस पढ़ना है, वीडियोस पढ़ लीजिए, वरना आप सिर्फ एक्सीलेंट पढ़ना, उसी से क्वेश्चन आंसर पढ़ना और उसी से आपको वो कैप्स पढ़ना है। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंट रहना और अपने आप पे धैर्य रखना। नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए। बड़े इत्मीनान से इंग्लिश पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, 6 दिन लगातार आप मेहनत कर ही रहे हो और जहाँ तक है आपने काफ़ी प्रिपेयर कर भी लिया है। तो जो ग्रामर पोर्शन का कॉन्सेप्ट है वो सेंटेंस देखने के बाद पता चलेगा। वोकैबलरी में एक आध अगर नहीं भी आती है तो फिर उसके लिए और कोई रास्ता है नहीं। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के आप उसको लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अनसीन पैरा थोड़ा सावधानी से देखिएगा। आर्टिकल जैसा कि मैंने कल बताया था और जो लड़के ने कमेंट किया है कि मतलब 10 नंबर पक्के तो नहीं मानेंगे, तो आप भी ना मानिए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश कर लेना। मेरी ये शुभकामना है कि ईश्वर करे आपके 10 नंबर आए, लेकिन प्रयास करिए कि जैसा बताया गया अगर वैसा कर लेंगे संभवतः आ भी जाएंगे। ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि नहीं जैसा कि उसने कह दिया है तो आप डिस्करेज्ड हो जाओ, ये उसका अपना तरीका है, उसने कह दिया है, चलिए मैं उसकी बात को पूरी तरह से गलत नहीं मानता, बट ये है कि अगर कोई प्रयास कर जाएगा तो ये सच भी है कि मेरी बात भी सही है। फिर लेटर को आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करिए कि उसमें कैसे लेटर, एक लेटर मैंने डाला था इसमें कि कितना कितना क्या करना, कैसे कवर करना है, और क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन। कुल मिलाकर ये है कि जितना मटेरियल किसी भी क्वेश्चन में देना है उतना दीजिए, आराम से पूरा पेपर सॉल्व करिए और
चिंता बिल्कुल मत करिए, पेपर सबका बढ़िया बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अगर पेपर, अब चूँकि मुझे भी नहीं पता ना कि पेपर किस सैंपल में आना है, हालांकि मैं सही बता दूं, जितना आप नर्वस हैं या थोड़ी सी आपके अंदर घबराहट है, मुझे भी है। मुझे इसलिए क्योंकि मेरा पेपर भी है। अगर तुमने अच्छा बनाया तो मेरा पेपर अच्छा बन गया, ठीक है। तो इसके पर्पज़ से ये क्या है कि मैं भी सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई मतलब प्रॉब्लम हो। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जो अच्छा सोचते हैं और जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका ईश्वर साथ देता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, बराबर देखते रहें। इसके लिए सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।